सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने शुरू की है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है राज्य में कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना में संगीत, नृत्य, चित्रकला और रंगमंच जैसे क्षेत्रों में वरिष्ठ योगदानकर्ताओं को समर्थन दिया जाएगा। पर इसमें कुछ कंडीशंस भी रखी है कि केवल उन्हीं को ये वित्तीय सहायता मिलेगी जिन्होंने ये ऊपर जो मैंने आपको फील्ड बताई है इनमें 20 वर्षों का सक्रिय रूप से योगदान दिया हो, जैसे संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, चित्रकला, रंगमंच वगैरह में। उसके अलावा उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? तो अगर उनकी वार्षिक आय 1.8 लाख तक है तो 10,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। अगर उनकी वार्षिक आय जो ईयरली उनकी इनकम है वो 1.8 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में है तो हर महीने 7,000 रुपए उनको वित्तीय सहायता के रूप में मिला करेंगे। तो यह है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। इस योजना का नाम प्रसिद्ध हरियाणवी कवि और कलाकार पंडित लक्ष्मी चंद के नाम पर रखा गया है। अब बात हरियाणा की है तो लेकर के चलते हैं आपको हरियाणा। ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री नायब सैनी हो गए, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। स्टेट एनिमल यहाँ का ब्लैक बग होता है, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस और स्टेट ट्री है पीपल। उसके अलावा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये कहां पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत ये कहां से हुई थी? पंचकुला हरियाणा से ही। और दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये नई दिल्ली में हुआ था अभी। उज्ज्वला इसका शुभंकर था, टॉप पे हरियाणा रहा था। हरियाणा ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया था। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान भी लॉन्च किया हरियाणा ने। अभी 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का 15वां संस्करण हुआ। पंचकुला हरियाणा में झारखंड ने जीता, हरियाणा को हराया। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों जिनके नाम है मिताथल और तिगराना, इनको आधिकारिक तौर पर संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट की 3री इकाई का शिलान्यास किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 2025 कार्यक्रम का 2रा संस्करण का आयोजन अभी सोनीपत हरियाणा में ही किया था। तो हरियाणा से ये भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, दूसरे उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस तमाल ये हमें कौन बना करके दे रहा है या ये हमें किससे प्राप्त कर रहे हैं हम? तो आंसर हो जाएगा रशिया। तो आईएनएस तमाल की हम बात करें तो याद रखना ये तलवार क्लास श्रेणी का एक स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ का मतलब हो गया ये रडार की पकड़ में नहीं आता, और फ्रिगेट मतलब ये एक छोटा युद्धपोत है। तो इसे रशिया के यंतर शिपयार्ड में बनाया गया और ये ब्रह्मोस जैसी एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। ये युद्धपोत अभी 28 मई 2025 को भारत पहुंच जाएगा और इसी दिन इसे नौसेना में हम शामिल कर लेंगे। अच्छा, आपके मन में आ सकता है अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा था? तो पहले वाले का नाम था आईएनएस तुशील, जो कि रशिया ने ही हमको बना करके दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2016 में भारत और रूस के बीच इस तरह के 4 स्टील्थ फ्रिगेट के लिए समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया कि 2 तो रशिया बना करके देगा और 2 भारत में गोवा शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। रशिया उसके लिए टेक्नोलॉजी सेंड कर देगा हमें। तो रशिया ने 2 बना के दे दिए हैं। एक दिया है जो पहला था उसका नाम आईएनएस तुशील है और अब ये दूसरा हमें मिल जाएगा इसी महीने, आईएनएस तमाल इसका नाम है। और भारत जो 2 बना रहा है उसमें से एक बन चुका है आईएनएस त्रिपुट उसका नाम है, ये भी हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में। और एक और बनेगा वो भारत में ही बनेगा, उसके बारे में अभी कोई नाम वगैरह कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 होंगे हमारे पास। 3 के नाम मैंने आपको बता दिए। तो जब ये आईएनएस तमाल इस महीने हमें मिल जाएगा तो हम इसे अरब सागर में तैनात करेंगे, पाकिस्तान पर ये नजर रखेगा। और हमने कहा कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को लॉन्च करने में ये सक्षम है। तो ब्रह्मोस आप जानते हैं उसको भारत और रशिया ने ही मिलकर के बनाया। इसका जो नाम है ये भी भारत और रशिया की
जो प्रमुख नदी है उनके नाम पे है, जैसे कि हमारी ब्रह्मपुत्र और उसकी मोस्कोवा। और आप कह सकते हो ये दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और आपको याद हो तो रशिया ने हमें एक एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है, वो अभी काफी चर्चा में है। मैं बात कर रहा हूं S-400 की, और इसे हमने सुदर्शन चक्र नाम दिया है। ये जरूर याद रखना, ये अभी बहुत न्यूज में है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसको क्या नाम दिया या सुदर्शन चक्र क्या है। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हमने रशिया से लिया है। इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक की होती है। अभी जो पाकिस्तान ने जो अपने फुद्दू ड्रोन वगैरह हमारी ओर भेजे थे, तो हमारे इस एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको वहीं पे समाप्त कर दिया था हवा में ही। तो अभी हमें इसका कमाल देखने को मिला, तो चर्चा में बहुत है, ध्यान में रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में अभी चुने जाने वाले पहले अमेरिकी कौन बन गए? तो आंसर होगा रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। तो अभी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, इनको रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में चुना गया है, और इस पद के लिए चुने जाने वाले वो पहले अमेरिकी बन गए हैं। और वैसे उनके पास अमेरिका और पेरू देश दोनों की दोहरी नागरिकता है। तो वेटिकन में उन्हें 267वें पॉप के रूप में चुना गया है, और उन्होंने पॉप लियो 14 नाम चुना है अपने लिए। और अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया था, वे अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे। तो उनके निधन के बाद अब ये नए पॉप बन गए हैं, और इनका असली नाम तो है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवेस्ट, ये अमेरिकी है, इस पद पर चुने जाने वाले पहले अमेरिकी। और इन्होंने अपना नाम यहाँ पे क्या चुना है? पॉप लियो 14 के नाम से ये जाने जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 बातें याद रखना, इनका असली नाम, इन्होंने क्या नाम चुना, और ये किस देश से है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 8 मई को। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को ही क्यों? क्योंकि 8 मई को रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे हेनरी डुनेंट, उनकी जयंती होती है। पहली बार इसको 1948 में मनाया गया था। इस बार की थीम क्या है? मानवता को जीवित रखना। आपको बता दूं, हेनरी डुनेंट जो पहला नोबेल पीस पुरस्कार है, इन्हीं को मिला था 1901 में। और इन्होंने जिस संस्था की स्थापना की थी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जिसको कहते हैं, तो इसकी तो स्थापना होती है 17 फरवरी 1863 में। स्थापना हेनरी डुनेंट ने ही की थी, और इस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917 में और 1944 और 1963 में। चलो डे वाला प्रश्न एक बार मई की सारे इंपॉर्टेंट डेज फिर से रिवाइज करते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, और आज हमने देखा 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा सोनू सूद को। आपको याद होगा कोविड-19 का वो समय था जब सोनू सूद, इन्होंने कई जरूरतमंद लोगों की मदद की थी, खास तौर पर उनको अपने घर पर पहुंचाने में। उसके अलावा वित्तीय और चिकित्सा सहायता देने में भी उन्होंने मदद की थी। तो अभी उनके उस परोपकारी प्रयासों के लिए उन्हें अभी 72 नंबर का जो मिस वर्ल्ड फेस्टिवल होगा उसमें प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आपको बताया इस बार ये 72 नंबर का मिस वर्ल्ड समारोह ये भारत में हो रहा है। भारत में भी कहाँ? हैदराबाद में। तो वहीं पर इनको ये सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो सोनू सूद का नाम याद रखना। अच्छा चलो, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम देखते हैं किस किस को याद है अभी तक। बाकी अवार्ड्स वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, अगर मुझे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? रामवी सुतार। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लॉशेल को मिला, वियना से है। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी 2024 के लिए दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी लेखक हैं छत्तीसगढ़ से। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 आर के श्रीराम कुमार को मिला, वायलिन वादक है। और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को मिला, भरतनाट्यम से संबंध है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 एनटीपीसी को मिला।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा का गगन गिल को मिला मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टेरिन किरे को मिला स्पिरिट नाइट्स के लिए। एबेल पुरस्कार 2025 ये मसाकी काशीवारा को मिला, जापान से है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसी साल के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं सारे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को शुरू किया है। क्या होगा इसमें? तो 3 से लेके 6 साल तक के जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें रोज सुबह दूध, ताजे फल और पौष्टिक खाना दिया जाएगा, जिससे बच्चों में कुपोषण कम किया जा सके। और प्रेग्नेंट महिला और आंगनवाड़ी में आने वाली महिलाओं को न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक जो भोजन है वो दिया जाएगा। और आपको बता दो अभी राज्य में 43 जिलों की 264 टेक होम राशन यूनिट से 288 परियोजनाओं के लिए राशन दिया जा रहा है। अब सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में ऐसी यूनिट बनाई जाए ताकि हर जरूरतमंद तक पोषण पहुंच सके। तो उसी के लिए अभी ये मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू की उत्तर प्रदेश ने। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, उत्तर प्रदेश भी ले चलूंगा। पहले योजनाएं रिवाइज करते हैं, इस साल की है सारी। पार्थ योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य गोवा है, तो पहला हरियाणा है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना को उड़ीसा ने शुरू किया था। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? 1 प्लेट 1 बैग। रायतु भरोसा योजना ये तेलंगाना ने शुरू किया था, किसानों को 12,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की नागालैंड ने। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना था मिजोरम। ये योजना कब आई थी? याद रखना, 24 अप्रैल 2021 में। और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया हरियाणा ने। केरल ने एन प्राउड नामक एक पहल शुरू की थी, उद्देश्य था जो खराब और अनुपयोगी दवाएं हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना। तो ये तो कुछ योजनाएं अभी इस साल की हमने पढ़ ली है। बाकी उत्तर प्रदेश की बात थी तो ये रहा मैप में यूपी। देखो यूपी की कैपिटल लखनऊ हो गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश, फल है आम। और नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे। और अगर देखोगे ना तो देश का 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। और उसी तरह से देश का 33वां एलिफेंट रिजर्व और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये तराई एलिफेंट रिजर्व बना था। उसके अलावा याद है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप झांकी ये उत्तर प्रदेश की रही थी। और पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश में टोटल डॉल्फिन है 6327। किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या है। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? वाराणसी। और उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया था अभी निखिल सिंघल को। शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रख दिया गया। और संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन भी अभी लखनऊ में हुआ था। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में हुई, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने वोटन नाम से एक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ने। वोटन का मतलब हो गया विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म नेटवर्क। तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसे अभी 28/2025 को शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद के पीड़ितों का समर्थन करने के लिए इसे शुरू किया गया है। बाकी देखो यूनाइटेड नेशन की बात करें तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय आपको मिल जाएगा इसका न्यूयॉर्क में। टोटल सदस्य देश 193 है। 193 नंबर का साउथ सूडान बना था। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल से हैं। पहले यूनाइटेड नेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? त्रिग्वेली थे नॉर्वे से। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन अभी कहां पर किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। आपको याद होगा कि अभी गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि 7 मई को हम लोग देश भर में 244 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। मॉक ड्रिल आप कह सकते हो एक तरह का अभ्यास होता है।
अगर युद्ध होता है तो उसके पहले हमारी जो नागरिक है उनको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, सायरन बजेगा तो क्या करना है, ब्लैकआउट का मतलब क्या हो गया, ये सारी चीजों का अभ्यास होता है। तो उसी तरह से अभी बेंगलुरु में ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन किया गया। ये आप कह सकते हो एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल था। ये बेंगलुरु में भी अगर बात करें मुख्य रूप से, वहां पे हलासुर क्षेत्र है, वहां पर हुआ। उद्देश्य वही है कि नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जन जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, वैसे एक और बता दूं मैं आपको, एक ऑपरेशन शिवा भी अभी न्यूज में है। हिंदू तीर्थ स्थल है हमारा अमरनाथ यात्रा, उसकी सुरक्षा के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन शिवा इसको शुरू किया है। वैसे कुछ और ऑपरेशन अभी न्यूज में है, वो भी मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो एक तो याद रखना, ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकियों को साफ करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट उत्तराखंड जंगलों में आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप आया था, वहां पे पीड़ितों की मदद के लिए चलाया। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए हमने शुरू किया। ऑपरेशन हॉक सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चलाया था। और ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला करने के लिए हमने ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में आपसे पूछा, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए अभी हेरोप ड्रोन का प्रयोग किया था। इस ड्रोन का संबंध किससे है, मतलब हमने ये किस देश से लिया, तो आंसर होगा इजराइल। आपको पता है, जब सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तो फिर हमने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। फिर पाकिस्तान को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो उसने भारत के 15 स्थानों को निशाना बना करके ड्रोन से हमला किया। पर हमने पहले से उसकी सेटिंग कर ली थी, मतलब भारत पाक सीमा पर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हमने तैनात कर दिया था। हमें पता था ये जवाबी हमला जरूर करेगा, बाकी हमने हमला इसके ऊपर नहीं किया था, हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर किया था। लेकिन वही बात, इसे मिर्ची लगी तो हमें पता है इसकी मिर्ची को दूर कैसे करना है। तो हमने भारत पाक सीमा पर हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमने रशिया से लिया S-400, उसको तैनात कर दिया। तो उसने, मतलब पाकिस्तान ने जब हम पे हमला करने के लिए जो फुद्दू से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो हम पे हवाई हमला किया, तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके सभी ड्रोन्स को, उसकी मिसाइलों को, जो भी उसने हमारी तरफ भेजी थी, उसको हमने हवा में तबाह कर दिया, हवा में उड़ा दिया। और इतना ही नहीं, हमने पाकिस्तान में ये भी देखा कि पाकिस्तान ये हमले कहां से कर रहा है, लाहौर से कर रहा है, तो चलो उसी को तबाह कर देते हैं। तो हमने वहां पर हेरोप ड्रोन से लाहौर में जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9, उसको नष्ट कर दिया। किससे? हेरोप ड्रोन से। और हेरोप ड्रोन की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमने इजराइल से लिया है, याद रखना। ये ड्रोन और मिसाइल का मिश्रण है, इसे सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। और इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के MBT मिसाइल्स डिवीजन ने तैयार किया है। ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। इसका मतलब होता है कि ये ड्रोन दुश्मन के इलाके के ऊपर मंडराता है, फिर अपना टारगेट सेट करता है और हमला करता है। और अभी ऐसा न्यूज में कहा जा रहा है कि अभी पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट हैं, F-16 और JF-17, इसको भी हमने मार गिराया है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया, तो आंसर होगा यूके। तो अभी भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आपस में समझौता किया, हस्ताक्षर किए। इसकी घोषणा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यूके के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, उन्होंने की है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या हो गया, तो एक तरह का एग्रीमेंट है जो 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच में किया जाता है। इसमें देश जो है वो आपस में ट्रेड बढ़ाने के लिए टैक्सेस को कम कर देते हैं या पूरी तरह से हटा देते हैं। तो इससे दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो बढ़ता है। ठीक है, अब बात यूके की है, तो ये रहा मैप में यूके। देखो, इसकी कैपिटल लंदन हो गई है, करेंसी पौंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। और आपको पता है जो यूके है ना, वो 4 देशों को मिलाकर के बनाता है, यूनाइटेड किंगडम, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के यूके बनता है। बाकी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और मैं आपको यहाँ से रेस कर रहा हूँ। तो अभी सुदर्शन पटनायक हैं, उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार, इनको
अभी ब्रिटेन में ही, इंग्लैंड में ही फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने ये। 2035 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो यूके होस्ट करेगा। कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट सी क्योर शुरू किया था इंग्लैंड ने। दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला भी एथेल कैटरहम बन गई है, ब्रिटेन से है। और महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। बाकी देखो, इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली आपको क्विज बना करके दी जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वीडियो देखने के बाद क्विज आप जरूर लगाइए, अपना टेस्ट जरूर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है अभी थ्योरी के फॉर्म में, अगर उसका एमसीक्यू आपसे लिया जाए तो कितने प्रश्न आपसे सही बनते हैं, पुराना कितना आपको याद है। तो वो सब वहां पे आप टेस्ट में मिलेगा, आपको फ्री होता है बिल्कुल। बाकी डिटेल्ड पीडीएफ आपको डेली मिल जाती है। अभी तक एप्लीकेशन पे मिल रही थी, अब टेलीग्राम पे भी मिलती है। तो टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी रोहित शर्मा ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट। विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया 8 मई को। और किस राज्य ने ज्योति योजना शुरू की? केरल। किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अभी आदिशक्ति अभियान शुरू किया? महाराष्ट्र। सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, नाम क्या है? प्रवीण सूद। 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? भारत। IMDEX एशिया 2025 में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? INS किल्टन। जर्मनी के 10वें चांसलर बन गए फ्रेडरिक मर्ज। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन किया गया वाशिंगटन डीसी में। और IMF बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी नियुक्त किया गया परमेश्वरन अय्यर को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।